अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, एसीडीसी जो पंखे हैं ना, इसके सर्किट में आपको पता है बेशुमार फॉल्ट आते हैं। लेकिन आज जो है ना, अब इन फॉल्ट को ना हल करने का मैं आपको बहुत ही कमाल का तरीका बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि इसका जो बिजली वाला जो सेक्शन है या जो सोलर वाला है ना, इसके कहाँ पर कितने वोल्ट आते हैं। अगर कोई भी मसला आएगा ना, आपने सिर्फ वोल्ट चेक करने हैं। अगर वहाँ पर वोल्ट नहीं आ रहे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसका फॉल्ट कौन सा है और कहाँ पे जनाब इसको हल करना है। दोस्तों, पूरी डिटेल के साथ आपने वीडियो देख लेनी है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप जनाब एसीडीसी पंखे के जितने भी फॉल्ट आएंगे ना, आप उनको फ़ौरन हैंडल कर लेंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों मेरे पास ये सर्किट है, बिल्कुल न्यू है। मैं आपको इस पर पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। आपके पास कोई भी दुनिया का एसीडीसी पंखे का सर्किट है ना, सब का तरीकाकार बिल्कुल एक ही है। इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होने वाला, ठीक है। तो दोस्तों, ये जनाब सर्किट है। मैं आपको ये जो है ना डिटेल बताने का मकसद ये होता है कि बहुत सारे लोग अक्सर कमेंट में कहते हैं कि जनाब हमारा पंखा बिजली पे नहीं चल रहा, कुछ कहते हैं जी सोलर पे नहीं चल रहा, कुछ कहते हैं जनाब पंखा हमारा जो है ना वो झटके लगा रहा होता है। कुछ पंखे ऐसे होते हैं कि जो कि चल कर रुक जाते हैं फिर चल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड लो होती है। तो दोस्तों, इस डिटेल बताने का मकसद ये है कि आपने जहाँ पर मैंने आपको बताना है ना कि इतने वोल्ट आने हैं, अगर वहाँ पर इतने वोल्ट नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि आपका फ़ॉल्ट वहाँ पर मौजूद है। आपने उस फॉल्ट को दूर कर लेना है। तो वोल्ट डिटेल जो है ना वो आपने गौर से देख लेनी है। दोस्तों, ये मेरे पास सर्किट है। अब इस सर्किट के ना दो सेक्शन है, ठीक है। सबसे पहले ये आपको रिले नज़र आ रही होगी ना, ये आपको एक कैपेसिटर नज़र आ रहा होगा। यहाँ से इस कैपेसिटर से लेकर यहाँ तक ये जो हिस्सा है ना, इससे पीछे पीछे जितना भी हिस्सा है ना, 220 वोल्ट AC2 जो है ना 13 वोल्ट 12 वोल्ट DC इस कैपेसिटर तक, ये दोस्तों हमारा AC सेक्शन है, यानी बिजली वाला हिस्सा है। अब यहाँ से जो है ना करंट DC होकर ये जनाब हमारा जितना भी हिस्सा है ना, ये हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ पर ये हमारा है सोलर वाला हिस्सा है, ठीक है ना। या भी लोग अक्सर लोग कमेंट जो कनेक्शन करते हैं ना तो उनको पता नहीं चलता। तो ये हमारा बिजली वाले कनेक्शन वाला हिस्सा होता है और ये यहाँ पर बैटरी के कनेक्शन किए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब हम AC वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब भी हमने यहाँ से 220 वोल्ट देते हैं ना इन तारों से, ठीक है, तो जो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा मुख्तसर बताऊँगा ताकि आपको ज़्यादा समय लग सके। जब यहाँ से हम 220 वोल्ट देते हैं ना, तो यहाँ पर आपको एक ब्रिज नज़र आ रही होगी 4 पिनों वाली, ये लगी हुई है, रेक्टिफायर ब्रिज है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम 220 वोल्ट देते हैं तो इसकी जो दरमियान वाली दो पिनें हैं ना, ये पिनें हैं, ये दो पिनें। यहाँ पर दोस्तों जितना हमने करंट पीछे AC करंट दिया है बिजली वाला, उतना ही करंट यहाँ पे हमारा होता है, ठीक है। जितना करंट यहाँ पर आपने देना है वहाँ पर भी इतना करंट आना चाहिए। अच्छा, आपने कहना है कि जितना आपने करंट यहाँ से दिया है और ब्रिज के दरमियान वाली पिनों पर AC करंट 220 वोल्ट ही आना है। तो फिर ये जो दूसरे पुर्जे लगे हुए हैं, ये जो NTC लगी हुई है, ये फ्यूज़ लगा हुआ है या मूव लगा हुआ है, इनका क्या मकसद होता है। दोस्तों, सबसे पहले जब यहाँ से करंट 220 वोल्ट देते हैं तो इसकी दरमियान वाली दोनों पिनों पर 220 वोल्ट बिजली का आता है ना। तो दोस्तों, रास्ते में ये जो चीज़ें लगी हुई है ना, सबसे पहले तो ये लगा हुआ मूव का मकसद ये होता है, इस ब्रिज के साथ ही लगा हुआ है। इसका ये न्यूट्रल फेज पे लगा होता है। जब आगे ये जो पीछे से ओवर करंट आता है ना, फॉर एग्जांपल 300 350 वोल्ट आते हैं ना, तो ये मूव जो होता है ना, ये फट जाता है, ये ब्लास्ट हो जाता है, इसकी पिनें आपस में जुड़ जाती है, जिसकी वजह से पीछे ये NTC या फ्यूज़ जो है ना वो जल जाता है, ठीक है ना। ये ऐसे कि मुहाफ़िज़ खड़े हुए हैं। वैसे करंट 220 वोल्ट वो डायरेक्ट ब्रिज की दरमियान वाली पिनों पे ही आ जाता है। अच्छा, यहाँ तक बात होगी क्लियर। अब फॉर एग्जांपल जब भी आपने आपका पंखा जो बिजली पे नहीं चल रहा है और बिल्कुल डेड है, तो भाई आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने करंट दे देना 220 वोल्ट। आपने कोशिश करनी सीरियस बोर्ड आपने एक लाजमी रखना है। आपने ये जो ब्रिज है ना, इसकी दरमियान वाली पिनों पर चिमटी की मदद से या पेचकस की मदद से टच करके चेक कर लेना है कि अगर तो आपको सीरियस बल्ब ऑन हो रहा है ना, जिसका मतलब है कि आपका ये जो फ्यूज़ है, ये NTC है, ये मूव है, ये सब कुछ ओके है। अगर यहाँ पर बल्ब ऑन नहीं ना हो रहा तो इसका मतलब है अभी भैया आपका जो करंट है ना वो ब्रिज की दरमियान वाली पिनों पर AC करंट 220 वोल्ट आ ही नहीं रहा, जिसकी वजह से जनाब हमारा जो ना अगले सेक्शन में करंट नहीं जा रहा है। तो आपने ये चीज़ें चेक कर लेनी है, एक पॉइंट है, ठीक है। तो अब जनाब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर 220 वोल्ट AC जो है ना करंट बिजली का आ रहा है। अब आपने ये देखना है कि ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर कितना करंट आ रहा है। अब जनाब जब इस ये जो रेक्टिफायर ब्रिज है यहाँ पर जब करंट 220 वोल्ट आता है तो ये जो करंट है ना AC
इसको 220 वोल्ट डीसी में ये ब्रिज कन्वर्ट कर देती है, यानी डीसी करंट बना देती है ये ब्रिज। बाकी ये ब्रिज ना करंट कम करती है ना ज़्यादा करती है, कुछ भी नहीं करती, बस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना इसका काम होता है। ठीक है, अब करंट आ गया है बड़े कैपेसिटर पे, 400 वोल्ट का ये कैपेसिटर लगा हुआ है 68 यूएफ का। ठीक है, यहाँ पर करंट आ गया है। अब वो यहाँ पर भी करंट जो जितना आपने दिया है ना पीछे से 220 वोल्ट उतना ही होता है, लेकिन यहाँ पे करंट अक्सर हमें 280 वोल्ट 320 वोल्ट शो होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो कैपेसिटर होता है ना, ये एक किस्म का फ़िल्टर स्टोरेज होता है करंट का। तो स्टोरेज की वजह से ये करंट जो है ना वो 20-30 या 50 वोल्ट ज़्यादा दिखाता है, वैसे होता है वही 220 ही वोल्ट ही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जब करंट आता है ना तो इसका जो ये कैपेसिटर होता है ना, इसकी ये वाइट साइड नेगेटिव होती है और दूसरी साइड इसकी पॉजिटिव पिन होती है। ठीक है, इसकी ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव है। अच्छा, जब यहाँ से ब्रिज से पॉजिटिव करंट कैपेसिटर पे आता है और ये सीधा जो ये चॉपर है ना, इसकी पिन पे करंट चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर करंट, ये जो चॉपर है ना, यहाँ पर भी करंट उतना ही आना चाहिए जितना पीछे कैपेसिटर पे आ रहा है। अच्छा, अब नेगेटिव जो करंट है ना, ये यहाँ पे छोटी छोटी ना रेजिस्टेंस से लगी हुई है, ये इसके थ्रू जनाब ये करंट जनाब आता इसी चॉपर भी है, लेकिन करंट जो है ना वो आगे जो है ना वो क्रॉस नहीं होता, यहाँ पे पार नहीं होता इसके जनाब चॉपर से, यहाँ पे आगे गुजरता नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से जनाब करंट जो है ना वो आगे पार नहीं जाना है। ऐसा क्यों नहीं जाना? क्योंकि उसके लिए बाकायदा तौर पर एक सिस्टम लगा हुआ है। उसके लिए सिस्टम ये लगा हुआ है कि एक तो यहाँ पर आपको ना छोटी सी आईसी नज़र आ रही होगी, यहाँ पे ये छोटी सी स्विचिंग आईसी होती है जो कि स्विचिंग कराती है इस ट्रांसिस्टर को। ये ट्रांसिस्टर जो है ना वो जनाब स्विचिंग होगा तो फिर ये करंट आगे जाएगा। अब यहाँ पर एक बात है कि ये चॉपर जो इतना बड़ा लगा हुआ है, इसका क्या मकसद होता है दोस्तों? जब भी यहाँ से करंट स्विचिंग होके आके जाता है ना, तो ये ट्रांसफार्मर ये चॉपर जो है ना ये लगा हुआ है स्टेप डाउन, यानी इसने फौरी तौर पर 220 वोल्ट को 12 में कन्वर्ट कर देना है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से 12 वोल्ट यहाँ पर कन्वर्ट होके ये एफटी लगी हुई है रेक्टिफायर एफटी, इसकी दो साइड वाली जो पिन्नी है ना, यहाँ पर 12 वोल्ट करंट यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, ये एफटी जो जनाब एक रेक्टिफायर की होती है डबल डेविड की, यहाँ से करंट जनाब वो जो है ना वो यहाँ से पार होकर इस कैपेसिटर जो छोटे हैं ना यहाँ पे आ जाता है 12 वोल्ट। ठीक है, तो जो दूसरा जो नेगेटिव है ना वो डायरेक्ट चॉपर की पिन से जनाब इस जो ये कैपेसिटर रनिंग की नेगेटिव पे आ जाता है। ठीक है, अब करंट यहाँ पे आ गया। अब थोड़ा सा पीछे यहाँ पे एक दो चीज़ें रह गई हैं। ये जो ट्रांसिस्टर है ना, इसकी जो दरमियान वाली पिन होती है ना, इस पे भी इतना ही करंट आना चाहिए जितना कि इस कैपेसिटर पे आ रहा है। ठीक है, इसकी दरमियान वाली पिन पे साइड वाली स्विचिंग होती है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये जो आईसी है ना, इसका कैसे पता चलेगा कि ये ठीक है या ख़राब है? तो दोस्तों इसका तरीकाकार ये है कि आपने करंट बिल्कुल नहीं देना, कार्ड को पीछे से करंट नहीं देना। आपने सिर्फ कार्ड को, जैसे कि ये मेरे पास अभी बंद है ना, आपने क्या करना है, ये जो छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है ना ये 50 वोल्ट का, आपने इसकी दोनों पिने पर ना मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पे रख के चेक कर लेना। अगर दोनों पे सुई आगे जा रही है ना तो आपका स्विचिंग ऐसी ख़राब है, वरना आपका अगर दोनों पे पिनों पे सुई आगे नहीं जा रही ना, आपने दोनों बारी बारी चेंज करके चेक कर लेनी है। तो अगर दोनों सुई पिनों पे सुई आगे नहीं जा रही तो इसका मतलब आपका जो स्विचिंग आईसी है ना ये ठीक है। ये आपको आईसी चेक करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। अगर आपका सर्किट ऑन है तो उस सूरत में आपके ये जो 50 वोल्ट वाला कैपेसिटर है ना, यहाँ पर कम से कम आपको 30 से 40 वोल्ट या 50 वोल्ट लाजमी मिलने चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे 50 वोल्ट होने चाहिए, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि हमारा सर्किट जनाब इस हिस्से में बिल्कुल ओके है। अच्छा, अब यहाँ पे स्विचिंग करा के आगे चला जाता है। यहाँ पर एक ऑटो कपलर लगा हुआ है जो कि बाकायदा तौर पर एक सिग्नल का काम करता है। इसके अंदर एलईडी बाकायदा लगी हुई है सेंसर के तौर पर। ये सारी जो है ना वो इसको सिग्निफिकेशन करता है, इशारा देता है, जिसकी वजह से करंट जो है ना वो चॉपर आगे भेज देता है। अब जनाब यहाँ पे करंट आ चुका है। ये हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं 25 वोल्ट के। ठीक है ना, ये 25 वोल्ट के, ये इसकी वाइट साइड जो होती है नेगेटिव होती है और इनकी ये जो दूसरी साइड है ना ये पॉजिटिव है। अब ये इसकी पिनें पॉजिटिव की होगी और ये इसकी पिनें होगी नेगेटिव की। अब आपने क्या करना है,
अगर जब भी आपने सर्किट चेक करना है कि आपका बिजली पे सर्किट नहीं चल रहा, तो सबसे पहले तरीकाकार यही होता है कि आपने यहाँ पे करंट लगाना है, यहाँ पे 220 वोल्ट दरमियान वाली पिनों पे ब्रिज पे चेक कर लेना है। यहाँ पे भी करंट है, यहाँ पे भी करंट है, ठीक है। अब यहाँ इस हिस्से में करंट आपके पास मौजूद है। अब ये जनाब आपने जो मीटर है ना, उसको चेक कर लेना है कि ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर करंट आ रहा है कि नहीं आ। तो दोस्तों अगर यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है भाई आपके स्विचिंग का हिस्सा जो है ना, ये इसके हिस्से में फॉल्ट है, तो इसकी वजह से आपका करंट वहाँ पे नहीं आ रहा है। अब बहुत सारे ऐसी सूरत हाल होती है कि करंट जनाब आगे चला जाता है, ये कैपेसिटरों पे भी आ जाता है। अब करंट जनाब आगे नहीं जा रहा होता है। अब आगे की सूरत हाल ये है कि आपका जो ये कैपेसिटर है ना, इसकी जो नेगेटिव पिन होती है ना, इसका ताल्लुक सीधा इस 35 वोल्ट वाले कैपेसिटर के साथ होता है। इसकी नेगेटिव पिन पर जनाब करंट चला जाता है। लेकिन जो पॉजिटिव करंट होता है ना, वो अक्सर इस जो ये रिले है ना, इसकी थ्रू जनाब स्विचिंग होकर इस जो करंट है ना, इसकी पॉजिटिव पिन पे आ जाता है। जैसे कि ये पिन है, ठीक है ना, ये कैपेसिटर की ये दरमियान वाली पिन बनती है यहाँ पे, ठीक है ना, ये रिले के थ्रू यहाँ पे करंट आ जाता है। अच्छा, अब आपका करंट यहाँ पर भी आ रहा है 12 वोल्ट। अब जितना करंट यहाँ पे आ रहा है उतना ही करंट आपको इस जो छोटा कैपेसिटर है ना 35 वोल्ट वाला ये कैपेसिटर है, यहाँ पर भी आपको उतना ही करंट मिलना चाहिए, ठीक है। अब जनाब यहाँ से करंट चलते चलते 220 वोल्ट 12 वोल्ट हुआ, यहाँ पर करंट आ गया आपके पास 12 वोल्ट, ठीक है। अब जनाब आगे से सेक्शन शुरू हो जाता है डीसी वाला। अब जो एसी टू डीसी वाला सेक्शन है यहाँ तक होता है। अब आगे सिस्टम चला जाता है डीसी वाला। अब आगे जनाब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जनाब आईसी ठीक है या ये एफटीयाँ ठीक हैं या जो भी है, ये इसकी डिटेल में अभी आपको शेयर कर देता हूँ। अब दोस्तों अगर ये सिस्टम सारा यहाँ तक 35 वोल्ट ये 35 वोल्ट वाले कैपेसिटर ये जो है ना यहाँ पर 12 वोल्ट आ गए हैं। अब जनाब यहाँ पर आपको करंट पूरा मिल रहा है। अब यहाँ पर करंट आ गया 12 वोल्ट। अब करंट जो है ना वो चला जाता है आईसी पे, ठीक है। आईसी जो है ना ये इसको कन्वर्ट कर देता है 5 वोल्ट में। 5 वोल्ट किस लिए कन्वर्ट करता है? वो करता है जनाब इस सेंसर के लिए जिस पर आपका रिमोट काम करता है, इस बीफ को करंट देता है और उसके बाद ये स्विचिंग करा के करंट सीधा जनाब इस तीनों एफटी जो है ना यहाँ पे आ जाता है। अब इसकी जो ये एफटी होती है ना, इसकी एक पिन जो है ना दूसरे नंबर वाली यहाँ पर 12-12 वोल्ट मुकम्मल आ जाते हैं। ये जो एफटियाँ हैं ना इसकी ये जनाब इसकी जो एक एक पिन है ना सारी एफटियाँ हैं। अच्छा, ये जो एफटियाँ हैं ना इसकी ये वैसे अगर आम तौर पर देखा जाए तो ये 6 एफटियाँ होती हैं, लेकिन ये उन्होंने ना जनाब एक एफटी के अंदर 2 एफटियाँ डाल के ना इसको डबल पिन कर दिया। यानी पहले होती थी सिंगल पिन वाली 6, अब ये डबल पिन वाली 3 हो गई हैं। यानी है ये डबल ही है लेकिन एक एफटी के अंदर 2 एफटी होगी, थोड़ा स्मार्ट काम हो गया। अच्छा, इसकी जो पिन नंबर 2 है ना यहाँ पर 12-12 वोल्ट जो डायरेक्ट होते हैं ना इधर से जहाँ पे रिले से ये कैपेसिटर से जाते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन जो दूसरी पिनें हैं ना यहाँ पर जो आईसी है ना ये स्विचिंग करा के यहाँ पे 3 फेज़ बना देता है दोबारा, ठीक है ना। ये इसकी पिनें होती हैं 3 फेज़ की मोटर की। अच्छा, यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें नोट कर लें कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आईसी ठीक है या ख़राब है। पहले नंबर पे अगर आपका आईसी ठीक हुआ तो बीफ की आवाज़ आएगी। दूसरे नंबर पे अगर आपका आईसी ठीक हुआ तो यहाँ पर आपको पॉइंट नज़र आ रहे होंगे 4। यहाँ पर दोस्तों एक ग्राउंड होता है और एक 5 वोल्ट होता है, यहाँ पर आपके 5 वोल्ट आने चाहिए। दूसरे नंबर पर ये पहचान होगी आईसी ठीक है अगर यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों ये जो सेंसर है ना ये मैं उतार के दिखाऊँ आपको। यहाँ पर ना इसकी जो अंदर 3 पिनें हैं ना, यहाँ पर एक पिन जो है ना इस पर 5 वोल्ट आएंगे और एक इसका ग्राउंड होता है। अगर यहाँ पर भी 5 वोल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका आईसी ठीक है। 3 चीज़ें ये होती हैं जो कि आपको बताती हैं कि ये आपका आईसी है, ठीक है। ये अभी मैं सेंसर इसको ये रिमोट वाला सिस्टम होता है तो यहाँ से आपका रिमोट जो है ना वो काम करता है। अच्छा, बहुत सारी सूरतों में ऐसे होता है कि रिमोट आपका काम नहीं कर रहा होता है, तो अक्सर आजकल मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो सेंसर है ना यहाँ पे मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं तो ये ख़राब हो जाता है। अक्सर इसको साफ़ वॉश करके रखा करें, ठीक है ना। जिससे रिमोट जो है ना या तो नज़दीक से काम करता है या फिर जो है ना बिल्कुल काम नहीं करता, तो ये आपने सेंसर जो है ज़रूर चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर अब 3 फेज़ जो है आपका पंखे का बनता है तो आपका पंखा जनाब आगे चलता है। अच्छा, अब ये हमारा जो सिस्टम है ना यहाँ पर AC टू DC वाला ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर हम देते हैं सोलर का करंट।
तो ये तो भी निज़ाम है बिल्कुल सीधा सीधा। इसकी जो पॉजिटिव पे करंट होता है ना, यहाँ से 12 वोल्ट जो हम देते हैं वो तो सीधा चला जाता है इस कैपेसिटर की पॉजिटिव पे। और यहाँ पे एक जो ब्लैक तार है ना, यहाँ से हम जो नेगेटिव देते हैं ना 12 वोल्ट, वो चला जाता है इस जो रिले है इसकी पिन पे, और यहाँ से जनाब स्विचिंग होके इसी कैपेसिटर पे आ जाता है। यानी ये जो कैपेसिटर है ना, ये AC टू DC इसका मरकज़ है। यहाँ से भी करंट जाना है तो यहाँ से गुजरना है, यहाँ से भी करंट जाना है तो इसी कैपेसिटर से गुजरना है। ये मेन गेट है कैपेसिटर। ये यहाँ पे अगर करंट नहीं आ रहा है तो DC जो पीछे मसला है, यहाँ पे भी अगर करंट नहीं आ रहा है तो पीछे AC का मसला है। जहाँ से जो भी आप करंट मौके पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने यहाँ पे करंट चेक करेंगे तो आपको पूरे मरकज़ का पता चल जाएगा भी आपका मसला इधर है या पीछे है। ठीक है, काफ़ी सारे जो फॉल्ट है ना वो जनाब इस तरह हैंडल हो जाते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपको, अगर आपको ये पूरी डिटेल, ये आपने वीडियो अपने पास सेफ रखनी है, आपको पूरी डिटेल आपने याद करनी है कि यहाँ पर कितना करंट आना है, तो फिर आपको कोई भी फॉल्ट आएगा ना आप फौरी तौर पर हल कर लेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारा अक्सर मसला मार रहा होता है कि पंखा झटके वगैरह का मसला करता है, तो ये जो तारें हैं ना, ये अक्सर दोस्तों यहाँ पे जोड़ वगैरह लगा होता है ना, वो पिघल जाता है, ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से पंखा झटके वगैरह लगाता है। या पीछे से DC वाला करंट जो है ना वो कम हो तो उसकी वजह से पंखा झटके लगाता है। अगर बिजली पे पंखा झटके लगाता है तो ये कैपेसिटर वगैरह जो ब्लास्ट हो जाते हैं। मज़ीद भी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके पंखे में सबसे ज़्यादा कौन सा मसला आ रहा है। मैं कमेंट में इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है ना जवाब दूँगा। तो इस तरह जनाब, क्योंकि सारे जो है ना फॉल्ट अगर एक ही वीडियो में हल की जाएँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपने कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है कि आपको पंखे में कौन सा ज़्यादा फॉल्ट आ रहा है और उसको जनाब उसका हल कौन सा है, वो मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा। दोस्तों मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मज़ीद भी डिटेल इंशाल्लाह बात होती रहेगी। मुझे भी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।